हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत हरित क्रांति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुआ है। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। तब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोगों के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1966 से 1981 तक चला था। प्रथम चरण में ही हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण वर्ष 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है और तीसरा चरण वर्ष 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2000 से 2001 में यह 69.68 मिलियन टन तथा वर्ष 2018 से 19 अर्थात चतुर्थ अग्रिम अनुमान में 102.2 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में मंगाया गया था। वर्ष 2018 से 19 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे है 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। अब आगे है विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित
क्षेत्र। तो पहला है हरित क्रांति, यह किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से। वहीं सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन अर्थात उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे है भूरी क्रांति, यह उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। तो अब है प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका उत्तर है 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 से 67 से प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अब अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो MS स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की है। पहला मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक है तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से अभिप्राय है तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 से हुआ माना जाता है जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। अब अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 से हुई। विकसित उन्नत
किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप अर्थात फसल कौन सी थी? तो इसका उत्तर है मैक्सिकन गेहूं। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। अब अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था? तो 2000 किलोग्राम। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो चुका था। वर्ष 2018 से 19 अर्थात चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। अब अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 2 व 4 अर्थात इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। और चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका उत्तर है डी अर्थात सभी चारों सही है, अर्थात उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपर्युक्त चारों घटक समाहित है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और कारण आर है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का कुल फसल क्षेत्र के 40%
पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा, न कि उत्पादन में वृद्धि। अब अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो उपरोक्त सभी से, अर्थात हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसका उत्तर है प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है तो कच्चा तेल उत्पादन से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर नीली क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका उत्तर है मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय की गई जब केंद्र सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की। इस क्रांति के द्वारा मत्स्य उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? तो इसका उत्तर है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है नीला, अर्थात नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित नहीं है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है, जो प्रतीकात्मक रूप से मत्स्य पालन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर खाद्यान्न फसलों के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।